नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश कारी और आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम साइंस के लाइव सेशन चला रहे हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है उसमें उसका जो टॉपिक है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसके क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो आगामी जो भी वैकेंसीज आने वाली है, चाहे रीट की, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे लेवल स्टैंड, तो ये सारे जो सेशन हम चला रहे हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आपको अटेंड करना है। और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कुछ ही देर में हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग उमा कुमारी। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जल्दी से जुड़ जाइए, एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो सेशन होने वाला है उसमें उसका जो टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है ना। ये टॉपिक के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज के लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस इन, है ना। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो मेनली कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम एंड स्टोमक, स्टोमक एंड इसोफेगस, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। बताइए, जल्दी से कमेंट करके आपको आंसर बताना है। प्रोटीन का डाइजेशन के बारे में पूछा है। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो मेनली कहाँ पे होता है? बताइए, लोकेशन पूछिए। गुड इवनिंग शीला। चलिए, प्रोटीन का डाइजेशन के बारे में पूछा है। प्रोटीन का डाइजेशन मेनली कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम एंड स्टोमक, यानी कि ग्रहणी और आमाशय, या आमाशय और ग्रसिका, या छोटी आंत और बड़ी आंत, या फिर डी, आंत और मलाशय। उमा कुमारी ने बी ऑप्शन बताया, स्टोमक एंड इसोफेगस। तुलसाराम पटेल ने ए ऑप्शन बताया है। चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए आप, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के लाइव सेशन का, और ये आज का जो सेशन होने वाला है जो हम ले रहे हैं वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट करते जाइए। ग्रहणी और आमाशय लिखा है तुलसाराम पटेल ने, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। चलिए देखते हैं फर्स्ट का आंसर। प्रोटीन के डाइजेशन की बात पूछी है यहाँ पे। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो मेनली आमाशय में होता है। आमाशय, स्टोमक, है ना। स्टोमक और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसके तीन पार्ट होते हैं ना। सबसे पहले जब पार्ट की बात करें तो ड्यूडेनम, फिर डी जे आई, है ना। मैंने हिंट भी बताया था आपको, डी जे आई। ड्यूडेनम फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, है ना, और फिर इलियम, ठीक है। तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में और स्टोमक वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। ड्यूडेनम और स्टोमक वाले जो पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड बाय ऑक्सीडेशन इन बॉडी इज द, है ना। शरीर में ऑक्सीकरण द्वारा मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा कहलाती है क्या? मात्रा वो, शरीर में जब ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी जो एनर्जी की मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है ना। बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारी उपापचयी दर, कैलोरिक वैल्यू, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, या फिर मेटाबॉलिक रेट। बताइए, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड का आंसर आपको करना है। तबस्सुम ने ए बताया, राकेश रावत ने ए बताया फर्स्ट का। चलिए गुड, वेरी गुड, सबका सही है आपका। सेकंड का आंसर आपको करना है, शरीर में ऑक्सीकरण द्वारा मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा कहलाती है क्या? कहलाएगी वो आपको कमेंट करके बताना है।
तुलसाराम पटेल ने बी बताया कैलोरिक वैल्यू। उमा कुमारी ने सेकंड का ए बताया। शीला बेरिया ने बी बताया। राकेश ने सी बताया। चलिए देखते हैं। देखिए, जो भी हम भोजन खाते हैं वो फाइनली बॉडी क्या करती है, रेस्पिरेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो फूड का फिर ऑक्सीकरण होता है और फिर एनर्जी रिलीज होती है। और वही एनर्जी जितनी भी हम फिजियोलॉजिकल जो एक्शन कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उसमें यूज़ होती है ना। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट ऑक्सीडेशन के द्वारा जो ऊर्जा जो मुक्त होती है, उसकी जो मात्रा क्या कहलाती है? फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। जिनका सही था, राकेश का सही था आई थिंक। चलिए, सुशीला ने ए बताया, नहीं ए नहीं होगा, इसका सी होगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच शुड नॉट बी ईटन टू मच ड्यूरिंग हॉट मंथ्स, है ना। गर्मी के टाइम में अपने को ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, है ना। क्यों नहीं खाना चाहिए? विच सॉरी विटामिन, फैट, मिनरल, सॉल्ट या प्रोटीन, है ना। चार ऑप्शन दे रखे। गर्मी के टाइम में आपको क्या ज़्यादा नहीं खाना चाहिए? विटामिन नहीं खाना चाहिए, फैट नहीं खाना चाहिए, मिनरल सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, या फिर प्रोटीन्स नहीं खाना चाहिए। जल्दी से बताइए, थर्ड का आंसर आपको देना है। ग्रीष्म ऋतु में खाद्य पदार्थ अधिक नहीं खाना चाहिए। कौन सा खाद्य पदार्थ आपको गर्मी के टाइम में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए? विटामिन, फैट, मिनरल सॉल्ट या प्रोटीन। थर्ड का आंसर आपको करना है। उमा कुमारी थर्ड का बी बता रहे हैं। तुलसाराम पटेल अपने आंसर ही बता दिया। राकेश रावत बी बता रहे हैं, तबस्सुम बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका। गर्मी के टाइम में अपने को ज़्यादा फैट का फैट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फैट से क्या होता है? फैट का डाइजेशन इजीली नहीं होता, एक तो, है ना। फैट का डाइजेशन इजीली नहीं होगा और ये हीट जनरेट करता है बॉडी में। पहले से बाहर हीट है और आप फैट खा रहे हो तो हीट जनरेट करेगा, तो इसलिए बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेज हो सकता है ना। फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक रेट बिगड़ सकती है और हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकती है ना। बहुत सारे मल्टीपल इश्यू हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का आंसर आपको करना है, वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और रेस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट योर हार्ट बीट, है ना। मनुष्य के हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने में निम्न में से कौन सा खनिज तत्व आवश्यक होता है ना। सबसे मेनली कौन सा तत्व होता है? सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, आयरन। बताइए, हार्ट बीट को रेगुलेट करने में किसका रोल होता है? सल्फर, सोडियम, पोटेशियम या आयरन। हाँ बिल्कुल सही है। फैट नीड वाटर मोर, है ना। फैट को डाइजेशन करने के लिए वो ज़्यादा मात्रा में पानी भी चाहिए होता है। चलिए, फोर्थ का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिए। आप जो भी जब भी आप कमेंट करें तो आप क्वेश्चन सीक्वेंस नंबर जरूर लिखिए। फोर्थ का आंसर कर रहे हैं तो फोर्थ ए बी सी डी ऐसे लिखिए, है ना। जो भी आप बता रहे हैं, अगर फोर्थ ए तो ऐसे लिखिए, फोर्थ सी है तो ऐसे लिखिए, है ना, ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। कमेंट्स में कन्फ्यूज़न हो जाता है। चलिए, उमा कुमारी फोर्थ का सी बता रहे हैं, पोटेशियम बता रहे हैं। राकेश ने फोर शायद गलती से फिफ्थ लिख दिया। फोर्थ का बी बता रहे हैं।
शीला बेरिया फोर्थ का डी बता रहे हैं। तबस्सुम सी बता रहे हैं। सुशीला कटारा ने बी बताया। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे पूछा है मनुष्य के हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने में निम्न में से कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है। हालांकि अगर खनिज तत्व की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, ये तीन होते हैं मेनली। बट अगर इन तीनों में से भी अगर यहाँ पे पोटेशियम भी है ऑप्शन में और सोडियम भी है, तो इन दोनों में से चूज करना हो तो सोडियम को अपन नंबर 1 पोजीशन पे रखेंगे, है ना। तो क्योंकि सोडियम का रोल ज़्यादा होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हार्ट की जो हृदय स्पंदन जो होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है ना हार्ट के फंक्शन में। तो इसमें, और अगर एक चूज करना है तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो सोडियम का होगा, ठीक है। सोडियम ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति हरी सब्जियों का उपयोग अधिक करता है, इसके मल पदार्थ में कौन सा विटामिन अधिक होगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा मात्रा में जो वेजिटेबल से सब्जियां हैं उनको कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, तो उसके जो मल है एक्सक्रीटा में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन निकलेगा, है ना, होगा या फिर निकलेगा। तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन एच, बताइए, कमेंट करिए। फिफ्थ का आंसर आपको करना है। उमा कुमारी फिफ्थ का ए बता रहे हैं। राकेश ए बता रहे हैं। सुशीला कटारा ए बता रहे हैं। शीला बेरिया ए बता रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए। बिल्कुल सही बताया आपने। विटामिन बी जो होता है वो सब्जियों में सबसे ज़्यादा होता है ना। तो कोई ग्रीन वेजिटेबल खा रहा है तो फिर ऑब्वियस है कि उसके जो एक्सक्रीटा है उसमें भी विटामिन बी की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, है ना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। देखिए सिक्स का आंसर आपको करना है विच रिजर्व फूड स्टार्विंग मैन फर्स्ट कंज्यूम, है ना। भूखे मनुष्य, कोई व्यक्ति भूखा है तो भूखे मनुष्य द्वारा कौन से संचित भोजन का प्राथमिक रूप से उपभोग किया जाता है ना। बताइए सबसे पहले किस फूड का उपयोग किया जाएगा। बॉडी किसका उपयोग करेगी, फैट का करेगी, प्रोटीन का करेगी, ग्लाइकोजन का करेगी या फिर विटामिन का करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति जैसे अपन फास्ट वगैरह करते हैं, व्रत वगैरह रहते हैं, तो व्रत के टाइम में क्या करती है, बॉडी को एनर्जी तो चाहिए होती है। आप खाना नहीं खा रहे इसका मतलब थोड़ी है बॉडी को एनर्जी नहीं, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए होती है। तो बॉडी एनर्जी कहाँ से लेती है ना, फैट से लेगी, प्रोटीन से लेगी, ग्लाइकोजन से लेगी या फिर वाइटामिन से लेगी। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स का उमा कुमारी ने सी बताया। सुशीला कटारा ने सी बताया। राकेश ने सी बताया। शीला बैरिया ने सी बताया। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है सबका सी, ग्लाइकोजन। क्योंकि बॉडी जो होती है वो फूड को किस रूप में स्टोरेज करती है बॉडी में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो ग्लाइकोजन का यूज़ होगा, है ना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सेवन का आंसर आपको करना है सलाइवरी अमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज, है ना। सलाइवरी अमाइलेज को किस नाम से जाना जाता है, टाइलिन, गैस्ट्रीन,
ग्लाइको ग्लाइकोक्सिलेज पेप्सिन, बताइए। 7 का आंसर आपको करना है, जल्दी से कमेंट करते जाइए। सलाइवरी अमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज, है ना, सलाइवरी अमाइलेज किस नाम से भी जाना जाता है? टाइलिन, गैस्ट्रीन, ग्लाइक्स ग्लाइओक्सिलेज या पेप्सिन? कमेंट करते जाए जल्दी से। राकेश ने 7 का ए बताया, दीपेश शर्मा ने 7 का ए बताया है, उमा कुमारी ए बता रहे हैं, तबस्सुम ने ए बताया, शीला बरिया ने ए बताया। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है ना। सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स की भी बात कर लें, सलाइवरी अगर ग्लैंड्स की बात करें, ठीक है, ग्लैंड की बात करें तो 3 ग्लैंड होती है हमारे, जो सलाइवरी अमाइलेज जो एंजाइम होता है उसको बनाती है। कौन कौन सी ग्लैंड होती है? पेरोटिड ग्लैंड होती है, जो कान के जस्ट नीचे की साइड होती है, पेरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक है। 3 ग्लैंड मिलके सलाइवरी अमाइलेज बनाती है। पेरोटिड ग्लैंड होती है सब मैक्सिबुलर, ठीक है, मैक्सिबुलर को मैंडिबुलर भी बोलते हैं, और सब लिंगुअल, है ना, लिंगुअल जो जीभ के नीचे होती है ना। सब मैक्सिबुलर तो यहाँ पे होती है, मैक्सिला बोन के यहाँ पे, और सब लिंगुअल जीभ के नीचे होती है, पेरोटिड जो होती है कान के नीचे होती है। इन ये तीनों सिक्रीशन करती है एंजाइम का, उसी को अपन बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। और ये कैसी ग्लैंड होती है? तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, क्योंकि इसमें नलिकाएं होती है ना, अलग अलग नलिकाएं होती है, तो ये एक्सोक्राइन टाइप की होती है ना। एंडोक्राइन में डक्टलेस होती है ना, कोई नलिकाएं नहीं होती, बट ये एक्सोक्राइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th का आंसर आपको करना है, एक्सेस इंटेक ऑफ फूड एंड कैलोरीज स्पेशली फूड विद द लिटिल वाटर सुगर हनी एंड घी कॉजेज, है ना, अत्यधिक कैलोरी वाले भोज्य पदार्थ जिसमें मुख्यतः कम जल है, अधिक शर्करा है, शहद है, घी, ऐसे भोजन अगर कोई ले रहा है तो कौन सी बीमारी उसको हो सकती है? हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, क्वाशियोरकोर, ब्लीडिंग डिजीज या ओबेसिटी, है ना। अति कोलेस्ट्रॉल रोग हो सकता है, क्वाशियोरकोर रोग हो सकता है, ये रक्तस्राव या फिर मोटापा, इसमें से कौन सी डिजीज उसको हो सकती है? जो व्यक्ति क्या कर रहा है, कम जल पी रहा है और अधिक मात्रा में शर्करा यानी कि शुगर, शहद या घी इनटेक कर रहा है, बताइए। 8th का आंसर आपको करना है। तबस्सुम ने ए बताया, मनीष गरासिया ने ए बताया, सुशीला कटारा ए बता रहे हैं, दीपेश शर्मा ने ए बताया, शीला बरिया ने ए बताया, उमा कुमारी ने ए बताया। राकेश ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका, देखिए ए बता रहे पर इसका आंसर है ओबेसिटी है। हाइपिक कोलेस्ट्रोमिया में तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है ना मेनली, बट ओबेसिटी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ेगा और फैट का लेवल भी बढ़ जाता है ना, फैट का जमा हो जाता है बॉडी में, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, घी खा रहे हैं ना, शुगर खा रहे हैं, तो ये क्या कर रही है, फैट का डिपोजिशन बढ़ा देती है बॉडी में। इसकी वजह से क्या होता है,
ओबेसिटी जो है बढ़ जाती है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, चलिए नाइन्थ का आंसर आपको करना है। मेन कॉजेज ऑफ बेरी डिजीज है ना, बेरी रोग का मुख्य कारण क्या है वो आपको बताना है। विटामिन B1 की कमी, B2 की कमी, B6 की कमी या B12 की कमी, बताइए बेरी रोग का मुख्य कारण। नाइन्थ का ए बताया, उमा कुमारी ने ए बताया, राकेश रावत ए बता रहे हैं, मनीष गरासिया ए बता रहे हैं, सुशीला कटारा ने ए बताया, तबस्सुम ने ए बताया, शीला ने ए बताया, चलिए देखते हैं B1 की बेरी जो रोग का मुख्य कारण क्या है, B1 की कमी है ना, B1 की कमी से होगा। और बात करें B6 से तो एनीमिया हो जाता है ना, एनीमिया। और B12 की बात करें तो पर्निशियस एनीमिया या फिर पैरालिसिस भी हो जाता है ना। और B2 से किलोसिस है ना, किलोसिस डिजीज हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड, आपने सबने सही बताया। 10th का आंसर आपको बताना है, विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन यूरिन है ना, ऐसा विटामिन जो मानव के जो मूत्र में उत्सर्जित हो जाता है ना, ऐसे विटामिन का नाम बताना है। यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जाता है, ऐसा विटामिन जो बॉडी में स्टोर नहीं होता है ना। चलिए बताइए। टेंथ का दीपेश ने ए बताया, उमा कुमारी ने ए बताया, राकेश ने सी बताया, तबस्सुम ने ए बताया, शीला बोल रही है सर जी हम पढ़ रहे थे आप पढ़ाने क्यों नहीं आए, तो आप पढ़ा रहा हूँ ना, आप पढ़ लीजिए कोई बात नहीं। शीला ने ए बताया, राकेश ने सी बताया, विटामिन सी बता रहे हैं। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो बॉडी में क्या होता है, स्टोर नहीं हो सकता है ना, तो इसको बार बार इनटेक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाता है ना। ए ऑप्शन सबका करेक्ट है। चलिए वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। 11th का आंसर आपको बताना है। विटामिन आर, विटामिन बेसिकली क्या होता है इनके बारे में पूछा है। ऑप्शन ए पढ़िए, अकार्बनिक पदार्थ जो जंतु शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, या फिर बी ऑप्शन अकार्बनिक पदार्थ जो जंतु शरीर में संश्लेषित होते हैं, या सी ऑप्शन कार्बनिक पदार्थ जो जंतु शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, या फिर डी कार्बनिक पदार्थ जो जंतु के शरीर में संश्लेषित होते हैं। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है भी। 11th का आंसर आपको देना है।
बिल्कुल दीपेश ने सही बताया आपने। बी सी जो विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और विटामिन ए डी ई के जो फैट सोल्यूबल होते हैं। चलिए वेरी गुड। 11th का आंसर बताना है अब आपको। उमा कुमारी ने सी बताया 11th का। राकेश ने भी सी बता रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए। तरुणम ने सी बताया, शीला ने सी बता रहे हैं। तब तबस्सुम सी बता रहे हैं, दीपेश सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, वेरी गुड। देखिए विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो क्या होता है बॉडी उसको सिंथेसिस नहीं कर सकती है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और बॉडी उसको खुद नहीं बना सकती है ना, इसीलिए अपन फूड के रूप में उसको बाहर से लेते हैं ना। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th का आंसर आपको करना है। Tonics made out of the liver are very effective in curing hematopoiesis और anemics बिकॉज है ना। यकृत द्वारा बनाए गए टॉनिक हिमेटोपोइसिस या एनीमिया, सॉरी एनीमिया लिखा है ना, यकृत द्वारा बनाए गए टॉनिक हिमेटोपोइसिस या एनीमिया की रोकथाम में बहुत प्रभावी होते हैं, क्योंकि दे कंटेन प्रोटीन्स, इनमें प्रोटीन होता है, या इनमें आरबीसी होती है, या इनमें बाइल रस होता है, या इनमें विटामिन B12 होता है। बताइए। टॉनिक्स जो होते हैं यकृत द्वारा जो टॉनिक्स बनाए जाते हैं उनमें हिमेटोपोइसिस या एनीमिया की रोकथाम के लिए बहुत प्रभावी होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है बताइए। 12th का आंसर आपको करना। 12th का तरन्नुम ने डी बताया, उमा कुमारी डी बता रहे हैं, दीपेश ने डी बताया, राकेश डी बता रहे हैं, मनीष गरासिया ने डी बताया। तबस्सुम ने डी बताया। चलिए देखते हैं। देखिए इस यहाँ पे लिखा है यकृत द्वारा बनाए गए जो टॉनिक होते हैं वो हिमेटोपोइसिस है ना या एनीमिया की रोकथाम के लिए बहुत प्रभावी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है विटामिन B12 होता है, और विटामिन B12 का पता है आपको, अभी अपन ने देखा था विटामिन B12 जो होता है इसकी कमी से क्या होता है पर्निशियस एनीमिया हो जाता है ना, या फिर पैरालिसिस हो जाता है ना, ब्लड से रिलेटेड इशू हो जाता है। और यकृत लीवर जो बना रहा है वो इसी में हेल्प कर रहे हैं ना, एनीमिया की रोकथाम कर रहे हैं। तो क्या होता है इसमें विटामिन B12 है ना। डी आंसर हो जाएगा। चलिए ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। 13 का आंसर आपको देना है। पेलेग्रा इज कोज ड्यू टू है ना, पेलेग्रा जो बीमारी होती है वो किसकी कमी के कारण होती है ना, थायमिन के कारण, एस्कॉर्बिक एसिड के कारण, नियासिन के कारण, या कैल्सीफेरॉल के कारण। बताइए। 13 का सी बताया है उमा कुमारी ने। सुशीला कटारा सी बता रहे हैं, तरन्नुम ने सी बताया,
राकेश रावत भी सी बता रहे हैं, दिपेश शर्मा ने ए बताया है, तबस्सुम पठान ने सी बताया, मनीष गरासिया ने सी बताया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए पेलेग्रा जो बीमारी होती है वो किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन B5 जो होता है, B5 के कारण होती है ना, विटामिन B5। और B5 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं ना, यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है ना। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ए ऑप्शन देखो, थायमिन जो होता है वो विटामिन B1 से B12 तक होता है ना, B1 को बोलते हैं थायमिन, है ना। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल पे जाएंगे डॉक्टर मेहताज, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, है ना, हिंट भी मिल जाएगा। और एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी को बोलते हैं ना, विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोलते हैं। ठीक है, रिकेट्स की कमी से हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ। 14 का आंसर आपको देना है, अ पर्सन हु इज़ हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहलिक्स इज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ विटामिन, है ना। एक व्यक्ति है जो मदिरापान का आदी है ना, लगातार मतलब वो शराब पीता है, तो उसमें सदैव निम्न विटामिन की कमी होगी। कौन से विटामिन की उसमें कमी होगी? विटामिन ए की, B5 की, सी की या डी की कमी होगी? बताइए। ऐसा व्यक्ति है जो पी के टली रहता है ना, शराब ज़्यादा पीता है मतलब, तो उसमें कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी रहेगी? बताइए। दिपेश, नियासिन से B3 होगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा रॉन्ग बता दिया। B3 को नियासिन जो होगा, B3 को नियासिन बोलते हैं ना, मैंने रॉन्ग बता दिया। B5 जो है उसको पेंटोथेनिक बोलते हैं ना, पेंटोथेनिक बोलेंगे। बिल्कुल सही बताया दीपेश ने। चलिए ये करेक्शन करना। चलिए 14 का बताइए। 14 का दीपेश ने बताया सी बता रहे हैं, उमा कुमारी ने 14 का बी बताया, तरन्नुम ने 14 का सी बताया, सुशीला कटाना ने सी बताया। राकेश 14 का बी बता रहे हैं। तबस्सुम ने सी बताया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए एक व्यक्ति है जो मदिरापान का आदी है ना, तो वो ज़्यादा शराब पीता है, तो ज़्यादा शराब पिएगा तो फिर उसको यूरिन भी ज़्यादा पास करेगा, तो यूरिन ज़्यादा पास करेगा तो ज़्यादा यूरिन, जो एक ही विटामिन है जो यूरिन के थ्रू पास होता है, तो विटामिन सी जो होता है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, विटामिन सी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है ये। ड्रिंकिंग, हाँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखिए,
एंटी रिकेटिक विटामिन कहलाता है ना। एंटी रिकेटिक विटामिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। बताइए, इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। आपको बता दें कि कल का जो सेशन रहने वाला है, नेक्स्ट सेशन, वो भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे ही होगा, तो आप पढ़ के आए, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है एंटी रिकेटिक विटामिन इज ऑल्सो नोन एज। उमा कुमारी 15 का डी बता रहे हैं, राकेश ने डी बताया, तरुण डी बता रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करते जाइए। सुशीला ने डी बताया, तुलसाराम ने डी बताया, तबस्सुम भी डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए पूछा है एंटी रिकेटिक विटामिन कहलाता है ना। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ना, रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है। तो रिकेट्स नहीं हो, एंटी रिकेटिक विटामिन इसलिए बोलते हैं विटामिन डी को, है ना। चलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आज के 15 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और अच्छी सी मेहनत आप करते रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें। जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंत में मैं यही बोलूँगा कि लगातार प्रिपरेशन करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो प्रिपरेशन को आपको ब्रेक नहीं करना है। क्लासेस हमारी तरफ से लाइव क्लासेस डेली आप चलती है, तो आप बिल्कुल जुड़िए और तैयारी करके आइए। कल का जो टॉपिक होने वाला है वो भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन ही हम करने वाले हैं, तो आप पढ़ के आइए ताकि और भी आपको मज़ा आने वाला है ना। तो मिलते हैं कल के सेशन में। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कितने क्वेश्चन राइट हुए ये भी आप बताना चाहे तो बताइए। क्लास का टाइम वही है 4:30 बजे, है ना। क्लास का डेली का टाइम रहता है 4:30 पे आपको आना है, 4:30 PM, है ना। 4:30 PM। फिर भी आप चेक कर ले, कभी कभी 4 बजे भी हो जाती है, कुछ टेक्निकल इशू या जो भी अदर क्लासेस की वजह से। बाकी मोस्टली जो क्लासेस रहती है वो 4:30 पे ही रहेगी, है ना। 4:30 PM पर आप डेली आ जाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू राकेश, थैंक यू उमा कुमारी, थैंक यू सुशीला।